ऐसा नहीं है। देखो अखबार में या टीवी में तो वो लिखा जाएगा जो अखबार या टीवी का मालिक कहेगा, और क्योंकि अखबार और टीवी के मालिक हैं अंबानी और अडानी, तो अंबानी और अडानी को तो सारा का सारा जितना भी बिजनेस है वो चलता है शेयर मार्केट से, और शेयर मार्केट चलती है न्यूयॉर्क के अंदर जो वॉल स्ट्रीट है वहाँ से, और वॉल स्ट्रीट चलता है लंदन से, और लंदन में जो लोग बैठे हैं वो हैं इजराइल के। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंने आपको ब्लैक रॉक है, वैनगार्ड है, इन जो कंपनियों के नाम मैंने आपको बताए थे, उन कंपनियों का पैसा लगा हुआ है इनके अंदर, अडानी अंबानी में। ये जब चाहे इनको डुबो सकते हैं। वो उन्होंने अपना पैसा खींचते ही ये डूब जाएंगे। तो अभी अंबानी और अडानी को इन्होंने उठाया हुआ है और इन्हीं के पास सारे मीडिया चैनल हैं। तो सारे मीडिया चैनल ने अपने मालिक के खिलाफ कैसे लिख दिया? सवाल ये है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिख रहा है, अगर सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं कि सरकार ने ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई थी, अगर सरकार ने के खिलाफ लिख रहे हैं तो सरकार तो नरेंद्र मोदी की है इस टाइम पे, भाजपा की तो है नहीं, आरएसएस का तो कोई रोल है नहीं, एक अकेले नरेंद्र मोदी के नाम पर सरकार बनी है। और नरेंद्र मोदी ने, हाँ और पानी दे दे, और नरेंद्र मोदी ने क्या खेला हुआ है? वो सारा काम कर रहा है केवल अडानी के लिए। और ये भी चर्चाएं हैं कि अडानी के पास जितना पैसा पड़ा है वो असल में मोदी का ही पैसा है, ऐसा चर्चाएं चलती रहती हैं उधर। मतलब वो कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इसके ऊपर आरोप भी लगाया था। तो अब एक सवाल ये आता है कि अडानी का ही अखबार अपने मालिक के नौकर के बारे में गलत क्यों लिखेगा? सोचने वाली बात है ना। तो वो नहीं लिख सकता जब तक अडानी के भी मालिक की मर्जी ना हो। अडानी का मालिक ही अंबानी का मालिक है, वही शेयर मार्केट के मालिक हैं और वही सारी पॉलिटिकल पार्टियों के मालिक हैं। ये क्यों बोलेंगे? क्योंकि जिस वक्त मीडिया नहीं बोल रहा था उस वक्त राहुल गांधी भी यही कह रहा था कि वैक्सीन लगनी चाहिए सबको। वो तो डिमांड कर रहा था बूस्टर डोज आनी चाहिए सबके लिए, ठीक है। और ये जो अरविंद केजरीवाल है ये भी यही चीज़ कह रहा था। ये तो बल्कि वो जो बुराड़ी ग्राउंड में और इधर दिल्ली के अंदर जो राधा स्वामी वालों का सत्संग का डेरा है, उस डेरे पे एशिया का या कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बना था राधा स्वामी वालों का। उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल वहाँ चेक करने भी गया था। मतलब पॉलिटिकल पार्टियां सारी की सारी एक ही बात बोल रही थी, न्यूज़ चैनल एक ही बात बोल रहे थे। जितने धर्मगुरु हैं, सदगुरु के वहाँ भी सत्संग करना है तो वैक्सीन लगा के सर्टिफिकेट चेक करवाओ, राधा स्वामी का सत्संग चेक करना है तो वहाँ भी जाओ, राम रहीम वालों का चेक करना है वहाँ जाना है तो वहाँ जाओ। दूसरे किसी जगह पर भी अगर कोई उनका संत बैठा है, सो कॉल्ड संत जैसा कैसा भी है, वो संत के वहाँ सत्संग करने जाओगे तो आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना था। मंदिर में दर्शन करने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट अनिवार्य था। ट्रैवलिंग के लिए तो चलो ये तो छोटी चीज़ें थी, ट्रैवलिंग के लिए तो बात तो ये है कि जो सत्संग कर रहे हैं, जो दुनिया को, देश को, मानवता को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञानी महापुरुष सो कॉल्ड संत वो भी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाओ। अब दो तरीके हैं, या तो उन संतों को पता नहीं था कि ये वैक्सीन में क्या है। अब मेरे जैसे अदने से आदमी को तो पता है, और इतने बड़े महान ज्ञानी को नहीं पता है, तो कैसा ज्ञानी है वो? या तो वो ज्ञानी है या तो उसको मालूम नहीं है कुछ भी। और जब उसे कुछ मालूम नहीं है तो वो दुनिया को मानवता का पाठ कैसे पढ़ा देगा? और अगर उसे मालूम है तो फिर वो कमीना है, वो जानबूझ के नहीं बता रहा है, खुद तो नहीं लगवा रहा है, लेकिन अपनी जनता को कह रहा है कि तुम लगवा के भीड़ों की तरह मरो। तो एक भी महात्मा सो कॉल्ड ऐसा नहीं था जिसने इसके बारे में बोला हो। यहां तक के खुद शंकराचार्य, उसने भी ये नहीं कहा कि वैक्सीन सही है या गलत है, उसने भी ये कहा क्योंकि इसमें गाय के बछड़े का खून यूज हो रहा है इसलिए मत यूज करो। मतलब उसने भी धार्मिक पक्ष बताया, असली बात वो भी नहीं बोल पाया। यानी धर्म की बात करने वाला कोई भी आदमी धर्म पर टिका हुआ नहीं था। अब ये इतनी सारी मैंने सबके खिलाफ बोल दिया, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे आध्यात्मिक नेता, मैं तो कल्ला पड़ जाऊंगा ना।
मतलब ये जितने लोग हैं सारे किसी ना किसी के तो चेले हैं, किसी पार्टी को पक्का वोट करते हैं, किसी नेता के पक्का जानकार हैं, किसी धर्मगुरु के पक्का जानकार हैं। तो अगर जो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने उस बड़े जो नेता या अपना गुरु है उसको उसका गला पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे, और अगर वो बेवकूफ़ हैं तो वो मेरा गला पकड़ेंगे, और अगर उनके कहने से चुपचाप लगवाए हैं तो पता लग जाएगा मेरे गला कितने पकड़ेंगे, उनका गला कितना पकड़ेंगे, कि कितने स्मार्ट लोग हैं, कितने बेवकूफ़ लोग हैं। उन्होंने तो बेवकूफ़ बनाया, देखो सारी पार्टियों ने बना लिया। अब अखबार में छपा। अब छपने का मतलब ये है चुनाव पीक पर है। एक हमारे हरियाणा में ना जाट बिरादरी थोड़ी सी चौखी है, मतलब थोड़ी डोमिनेटिंग है, क्योंकि किसान परिवारों से है, ज़मीनें हैं। अब एक लड़का है हमारा जाटों का, ध्रुव राठी, उसने वीडियो डाल दी डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के ऊपर। कमाल की बात तो ये है कि उसको 9 साल में डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आई। ये कितनी कमाल की बात है ध्रुव राठी को। और फिर दूसरा, उसका बैकग्राउंड जाके चेक करो, वो मास्क लगाने को भी अच्छा बोल रहा था, वो न्यू नॉर्मल बोल रहा था, और वो वैक्सीन लगाने को अच्छा बोल रहा था। अब वो व्यक्ति भी आया है अब देश को दिशा दिखाने के लिए, और अब वो देश के लोग क्या कहने लगे हैं कि भाई अब वो मतलब सो कॉल्ड जो अपने आप को जाट बोलते होते हैं वो अब उसके पीछे लगे। उन्होंने उनको ज्ञान देने की कोशिश करी, ज्ञान लेने की, और अब वो जो कहेगा अब वो वैसे मान लेंगे। अब ध्रुव राठी को किसने एस्टैब्लिश किया था 2010-11 में, ये कहाँ था, ये तो हम लोगों को तो पता है ना। अभी तो वो बाहर बैठा है, विदेश में बैठा है, लेकिन बात ये है कि वो भी अब बोला है। वैक्सीन पे वो आज तक नहीं बोला, अभी बोलेगा, अभी बोला। अभी लगवाई है कि नहीं लगवाई वो तो दुनिया, वो तो जानते हैं, सिस्टम जानता, वो तो हम नहीं जानते। लेकिन ये पक्का है कि भैया, अब जैसे हमारे बारे में भी बोलते हैं कुछ लोग, कहते उसने भी लगवाई है। मैंने कहा मेरे पास तो आधार भी नहीं है, तुम कह रहे हो वैक्सीन लगवाई है, और मैं तो ये कह रहा हूँ हाँ मेरे मम्मी और पापा ने वैक्सीन का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाया है। वो इसलिए बनवाया क्योंकि वो जो मैंने अभी भी थोड़ा नाम लिया, वो राधा स्वामी वाला, वो मेरी माँ को सत्संग सुनने का शौक़ था, उनको जाना था, और उनके लुटेरों ने बोला था कि तुमको जो है वैक्सीन लगानी पड़ेगी। तो मैंने तो मेरी माँ को भी बोला कि ऐसे गंदे आदमी के यहाँ क्यों जाना जो लोगों को मरवा रहा है। भैया ऐसा उसी टाइम पे बोला मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला, लेकिन फिर भी चलो मेरी मम्मी पापा ने मेरी कम से कम इतनी सुन ली कि उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा लिया। वो गुरुजी की मान ली होती तो अभी तक कोई सा टपक लिया होता। ठीक है ना। तो वो गुरुजी भी ठग निकले। अब चक्कर ये है कि फिर आप लोगों को बचाएगा कौन। भाई जैसे मान लो आज आप लोग भरोसा करने लग गए मेरे पर, और अगर मैं भी कल को बोलना बंद हो जाऊंगा तो भाई ये तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है ना, कि कोई व्यक्ति, जरूरी नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं जान के बोलना बंद कर दूं, हो सकता है उस चीज की खबर मुझे ही ना हो, या मेरे पास उस चीज के बारे में रिसर्च करने का समय ना हो। अब मैंने समय पर रिसर्च नहीं करी तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इससे बचने के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा रिसर्च की तरफ, रिसर्च पे जाना पड़ेगा अब आपको। अब रिसर्च में कुछ लोग ये सोचते हैं कि मोबाइल में गूगल पे सर्च करेंगे तो रिसर्च मिलेगी, ना, रिसर्च गूगल पर नहीं मिलेगी। गूगल पर तो वही मटेरियल मिलेगा जो उन्होंने आपके दिमाग में डालना है। रिसर्च मिलेगी सबसे पहले तो किताबों में, दस्तावेजों में, और दूसरा आपके यहाँ इंटरप्रिटेशन में। सेम चीज रखी हुई है सामने, उसी चीज को एक आदमी बहुत बढ़िया साबित कर देगा और उसी चीज को एक आदमी बहुत घटिया साबित कर देगा। यह है हमारी सोच। हमें दोनों तरफ सोचना आना चाहिए कि अगर यह कागज किसी बहुत अच्छे आदमी के हाथ में हो तो इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, और यही कागज अगर किसी गंदे आदमी के हाथ लग जाए तो कैसे इस्तेमाल होगा। हमको दोनों सोचना है। और नागरिक होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पार्टी सत्ता में बैठी है तो भी आपने वोटर नहीं बनना। वोटर होता है आदमी सिर्फ एक दिन, जिस दिन उसको वोट डालनी है।
उस दिन अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बन के जाओ, उस दिन अपनी पार्टी को वोट डालो, वोट डालते ही नागरिक बन जाओ। आप सब लोग किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, किसी भी नेता को पसंद करते हो, सिर्फ वोट डालते समय अपने नेता को ध्यान में रखो। वोट डालते ही ध्यान रखो सिर्फ अपना समाज, क्योंकि आपको बचाने आपका नेता नहीं आएगा, पार्टी नहीं आएगी, संगठन आपका समाज, आपका संगठन भी नहीं आएगा। आप जनता सरकार मोर्चा में हो ना, आप मोर्चा आपको बचाने नहीं आएगा, आपको बचाने आएगा आपका पड़ोस, आपको बचाने आएगा आपका भाईचारा। तो जैसे ही यहां से जाओ फिर काम करना स्टार्ट करो अपने पड़ोस और अपने भाईचारे पर, समझे? सबसे इंपॉर्टेंट है वो, संगठन से भी इंपॉर्टेंट, पार्टी से भी इंपॉर्टेंट, यहां तक कि अपने परिवार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पड़ोस है, क्योंकि हर बुरे अच्छे टाइम पे पड़ोस काम आएगा। मोर्चे का साथी दूर से बैठा सांत्वना तो दे देगा, खबर तो रख लेगा फोन पे, लेकिन साथ देगा पड़ोसी। और इन्होंने पड़ोसी को पड़ोसी से तोड़ना शुरू किया। अब जो बात थी कि रिसर्च कैसे करनी है, रिसर्च करते समय आपको यह मानकर चलना होता है, खास तौर पे एक नागरिक होने की शर्तें पूरी करने वाली रिसर्च, उस टाइम आपको यह सोचकर चलना है कि सरकार में बैठे हैं राक्षस, वो कोई भी हो, और उसने आपकी चीजें हड़पनी है और हड़प करके आपके ऊपर कंट्रोल पाना है। देखो, राजा क्या चाहेगा कि मेरी प्रजा चुपचाप मेरी बात मानती रहे, नेता क्या चाहेगा कि मेरा वर्कर मेरे पीछे चुपचाप चलता रहे, सत्ता क्या चाहेगी कि उसके पास हमेशा कुर्सी बनी रहे। हमेशा कुर्सी बनी रहने के लिए जनता के अंदर उनको ये माहौल पैदा करना हो, या तो ये लोगों को पता ही ना हो कि सवाल कैसे पूछने हैं, या इन लोगों के पास सवाल पूछने का समय नहीं होना चाहिए, या तो अकल नहीं होनी चाहिए या समय नहीं होना चाहिए, या ये लोग आपस में इकट्ठे नहीं होने चाहिए। गलती से भी आपकी समस्या पे मुझे नहीं बोलना, मेरे को क्या है, मरता मरे, दारू पीता था, घर नीलाम हो रहा है होने दो, चरस खाता था, गांजा पीता था, नशा करता था सारा दिन, तब तो महंगी महंगी गाड़ियां लाता था, तब तो सारा पैसा मकान पे लगा दिया दिखाने पे, अब जो मर्जी करे। मतलब पड़ोसी की तरफ हम लोग इस नज़र से देखें कि उसकी समस्या से दूर रहें, हम खुद आए ही ना। फिर क्योंकि हम किसी का साथ नहीं देते, इसीलिए हमें इस बात का डर रहता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा भी साथ कोई नहीं देगा, तो हम अकेला महसूस करते रहेंगे। अकेला आदमी किससे लड़े, ना वो पुलिस वाले से बहस करेगा तो चुपचाप चालान कटवा लेगा, या फिर अपनी गाड़ी से पकड़ा देगा, वो थोड़ा सा धमकी देगा क्योंकि उसके अपने अधिकारों का उसको पता नहीं है, या फिर उसे कोई 4 आदमी धमका के उसकी गाड़ी छीन कर ले जाएंगे, या फिर उसको कभी भी कोई कुछ भी कैसे मर्जी हड़का ले, वो हड़क जाएगा और बेचारा चुपचाप अपना घर आ जाएगा, और फिर कहेगा दुनिया में कोई साथ ही नहीं देता, मैं क्या करूं। तो सत्ता तो हमेशा ये चाहेगी कि आप लोग अकेले अकेले रहो, डरे रहो, बिना जानकारी के रहो, जानकारी आपके पास होनी नहीं चाहिए, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए सत्ता में बने रहें। अब वो कौन, सत्ता में बने रहने वाला वो कौन? आपको छोड़ के बाकी सब, आपका मास्टर भी, आपका पटवारी भी, आपका तहसीलदार भी, एसडीएम भी, पुलिस का चौकी इंचार्ज भी, सड़क पर खड़ा हुआ चौराहे पे आदमी खड़ा वो भी, आपका सरपंच भी, मेंबर भी, जिला पार्षद भी, ब्लॉक समिति का मेंबर, एमएलए, एमपी, सीएम और पीएम, ये सब चाहेंगे कि आप एक दूसरे से अलग अलग रहो, डरे रहो, कंट्रोल में रहो, ताकि हमारी सत्ता चलती रहे। ठीक है ना? अब वो पार्टी नहीं है जो सत्ता चला रही है, क्योंकि पार्टी का तो आपको वहम है। अगर हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं तो आपने अभी तक तो देख ही लिया होगा कि वोट लोगों ने कांग्रेस को दी, सरकार बीजेपी की बन गई। आपके तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल आप ताजा ताजा उदाहरण था पीछे। मतलब आपने सोचा कि इनको भगा के इनको ले आना, वो तो उधर से इधर चले जाएंगे तो उनकी टीम हो जाएगी, उधर से इधर चले जाएंगे उनकी टीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके ऊपर राज तो उन्होंने पुलिस के जरिए करना होता है, ऊपर कोई भी बैठा हो।
तो इसका मतलब कि नागरिक को हमेशा उस राजा के सत्ता के खिलाफ सोचना होगा और उसे अपने अधिकारों के लिए हमेशा प्रयासरत रहना होगा। यह वैसे ही है जैसे घर में किसी को नौकर रखने के बाद आप एकदम से आंख बंद कर कर नहीं सो जाते हो। दुकान में किसी को अगर नौकरी पे रख लेते हो तो क्या करते हो कि संभाल, अब तुम्हें चला तीर्थ यात्रा पे, ऐसा करते हो क्या? फिर नेता भी तो नौकर है, उसको अपनी ताकत देकर, अंगूठा लगाकर, उंगली से उसकी बटन दबाकर उसके सामने का, उसे अपनी ताकत देकर, उसको अपनी दुकान देकर, उसको अपना जीवन देकर, अपने बच्चों का भविष्य के लिए पॉलिसी बनाने की ताकत, हिम्मत देकर के आप आराम से कैसे सो जाते हो पूरे 5 साल? हम क्या सोचते हैं कि वोट डालने का काम है जो 5 साल में एक बार आता है, सिर्फ वही राजनीति होता है। वो राजनीति नहीं होता है। आप अनपढ़ मरोगे कि पढ़ लिख कर मरोगे, अच्छे कपड़ों में मरोगे कि फटेहाल मरोगे, सड़क पर एक्सीडेंट में कुत्ते की मौत मरोगे या घर में शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, परमात्मा से मिलते हुए मरोगे, आपका बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में होगा कि प्राइवेट में होगा, सस्ते में होगा कि महंगे में होगा, इंजेक्शन लगाकर होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, होने के बाद आपका बच्चा कहाँ पढ़ेगा, सस्ता पढ़ेगा कि महंगा पढ़ेगा, पढ़ने के बाद रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोज़गार के बाद जीवन आसान होगा कि मुश्किल होगा, उसके बाद उसका समाज में शांति से जीवन चलेगा या 24 घंटे डरा रहेगा, ये सब कुछ तय होता है राजनीति से। यानी कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ हर पहलू राजनीति का हिस्सा है। हर कदम जब भी आप बोलते हो तो राजनीति करते हो, जब सहन करते हो तो राजनीति का शिकार होते हो। यानी आप 24 घंटे राजनीति के बीच में रहते हो। कुछ लोग आपको कहेंगे ना, इस बात पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर बात पे राजनीति होती है, हर बात पे राजनीति होनी चाहिए। एक हरामखोर तो 5 किलो अनाज दे के उस झोले पे भी फोटो लगवा लेता है अपना, और हम गली मोहल्ले में सड़क के ऊपर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो, उस पर भी बात ना करें, उस पर भी बवाल ना मचाएं। ऐसा कैसे हो गई? हर गलत बात पर राजनीति होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। तो हमको ये सोचना आना चाहिए कि राजनीति होनी चाहिए। जिसके भी साथ गलत हो रहा है उसी के साथ खड़ा होना जरूरी है। खड़ा होने के लिए समझ होना जरूरी है, और समझ के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं इस वैक्सीन वाले दौर पर आएंगे। अभी किसानों के 3 कानूनों की बात बताते हैं, ठीक है? अभी समझना, एक कानून बना दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सरकार ने, उसमें एक लाइन लिख दी। मैं वो लाइन एज इट इज बोल रहा हूं, आप समझना उसको, जा करके कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है कि पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल जो अनाज हैं या उत्पादन है किसान का, उनमें किसान को जो रेट मिलेगा या किसान को जो रेट दिया जाएगा, 1 साल में उसके डबल से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। यानी उसकी कीमत से डबल से ज्यादा कीमत नहीं हो सकती, किसी को भी परमिशन नहीं है। नॉन पेरिशेबल में 1.5 गुना, पेरिशेबल में डबल। यानी अनाज की कीमत है उसमें 1.5 गुना से ज्यादा वृद्धि नहीं हो सकती। यानी अगर उसको 20 रुपए किलो अगर बेचा है किसान ने अनाज, तो 1 साल में कितने से ज्यादा वृद्धि नहीं हो सकती? 30 रुपए से ज्यादा रेट नहीं जाएगा उसका। और अगर फल है, सब्जियां हैं, मच्छी हैं जो खराब हो जाती हैं, मतलब जो फूल हैं, ये चीज़ें जो अभी बनी और वो स्टोर नहीं कर सकते जिनको, उन चीज़ों का रेट डबल से ज़्यादा नहीं हो सकता 1 साल के अंदर अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका एक तो मतलब ये है कि 20 रुपए किलो अनाज बेचा है तो साल खत्म होने तक वो जो दुकानदार है वो ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया रेट कर सकता है, उसका कितनी महंगाई हो सकती है? 30 रुपए तक, यानी 1.5 गुना तक उसका रेट हो सकता है। यही मतलब निकलता है या और कोई भी मतलब निकलता है? बताइए जरा, कोई और मतलब? उसमें उसका ब्याज वगैरह नहीं वगैरह सब आ गया, ब्याज आ गया, महंगाई आ गई, लागत आ गई, वो सारा आ गया।
तो इसका ये मतलब समझ में आया। और कोई मतलब भी हो सकता है इसका, लगाओ दिमाग लगाओ, सोचो, अभी दिमाग पे ऐसे मारो हाथ, नींद आई हो तो। इसके अलावा हाँ, इसका मतलब ये भी तो है कि अगर बाई चांस वो मतलब 20 का ही बेचा गया, तो 20 का ही बेचा गया तो वो नहीं, मतलब उसको नहीं कोई असर कर रहा है कोई भी परिबल, तब भी वो 30 तक लेके जा सकता है। हाँ ये भी ठीक नहीं है। खराब हुआ तब पर भी तो 30 तक लेके जा सकता है। हाँ मतलब वो यही कहा कि वो साल के एंड तक 30 रुपए तक उसको लेके जा सकता लेके जा है, सकता है ठीक है। किसी भी हालत में। उसमें खर्चा भी बढ़ा लिया, सब जोड़ लिया उसने, प्रॉफिट सब उसका, स्टोरेज का, माल का, सब देख खर्चा कर लिया। इसके अलावा कोई दूसरा मतलब भी है क्या इसका? हाँ जी, है क्या? मैं बताऊं इसका दूसरा मतलब। इसका दूसरा मतलब यह भी है, और बताना गलत है कि सही है, कि 20 रुपए किलो अनाज लेते ही अगले दिन वो 30 रुपए बेच सकता है। प्रावधान ही है तो वो साल में 30 रुपए 1.5 गुना से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, ये मतलब है। लेकिन उसमें यह भी तो नहीं दिया हुआ है कि कितने दिन तक कितना नहीं बढ़ा सकता। उसमें यह लिखा हुआ है। मैंने जाकर के, जब हम उनके सरकार के वकील थे, हम जब बैठे थे, बोला इसमें क्या दिक्कत है? हमसे बोला उसने बहस में, डॉक्टर साहब आप तो खामखाई किसानों की पैरवी कर रहे हो। सरकार ने इतना अच्छा कानून बना दिया कि एक साल में 1.5 गुना तक, 150 गुना से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। मैं कह ना, इसका यह मतलब है कि 20 रुपए किलो आज अनाज लिया है किसान से, लेते ही घर जाते जाते 30 रुपया रेट कर देगा वो उसका, और पूरे साल 29 रुपए 99 पैसे में बेच सकता है। 30 रुपए से ऊपर नहीं कर सकता है ना, 30 रुपए नहीं कर सकता। 29 रुपए 99 पैसे में अगले दिन उसी दिन बेच सकता है वो, ठीक है। अब पूरे साल 29 रुपए 99 पैसे बेच दिया, साल खत्म होते ही 30 रुपए का आधा 15 और बढ़ा लो इसमें 45 रुपया, साल खत्म होते ही 45 रुपए का बेच सकता है। देखिए पहले दिन ही 1.5 गुना हो गया। 20 रुपए वाली चीज पहले दिन ही, पहला साल खत्म होने से पहला साल शुरू हुआ है तो 30 की हो गई है, दूसरा साल शुरू हुआ है तो 45 की हो गई है। यानी कि दूसरे एक ही साल में चीज की कीमत दुगने से ज्यादा हो चुकी है। और दूसरा साल खत्म होता है, तीसरा साल शुरू होते ही 45 का आधा 22, 22.5 होता है, 57 बनती है, लगभग 60 रुपया हो गया। यानी 2 साल में उस चीज की कीमत 3 गुना हो गई। महंगाई का ये हाल होगा। ये तो इन चीजों में है, जो डबल कर सकता है उसका क्या हाल होगा। यानी जो नौकरी करने वाला आदमी है उसकी तनख्वाह एक साल में डबल नहीं होती साहब, और जो दुकानदार है उसका प्रॉफिट एक साल में डबल नहीं होता साहब, और जो मेहनत मजदूरी करने वाला उसकी मजदूरी एक साल में डबल नहीं होती है साहब। तो इसका मतलब सिर्फ किसान नहीं मरेगा, सब मरेंगे। तो ये लड़ाई किसान की नहीं है, ये लड़ाई समाज के हर तबके की है। और गांव के लोग सोचते हैं भाई ऐसे तो सोचा ही नहीं किसी ने, ऐसे तो किसी किसान नेता ने भी नहीं समझाया, क्योंकि किसान नेता को भी तो किसी ने रिसर्च करना नहीं सिखाया है। जो दूसरी रेट है उसमें भी 2 गुना तक का लगा लो हिसाब किताब आप। इसका मतलब आड़ती पहले खत्म कर दिए, दुकानदार भी खत्म हो गए इससे, मैकेनिक भी खत्म हो गया इससे, व्यापारी भी खत्म हो गया इससे, मजदूर भी खत्म हो गया, नौकरी पेशा आदमी भी खत्म हो गया कि नहीं हो गया बताओ आप। जो उगा नहीं रहा है वो खत्म हो गया, और जो उगा रहा है उसका खर्चा बढ़ा दो और आमदनी कम कर दो। ठीक बात क्या नहीं? तो हो गया बर्बाद। कौन सा तबका बर्बाद हुआ? सारे तबके हो गए। यानी कि ये सिर्फ एक लाइन थी 3 कानूनों में से जो सारे तबकों को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हो सकती थी। अब दूसरी लाइन सुनो। दूसरी लाइन ये कहती है कि भाई अगर देश के अंदर, ध्यान से देखना, अब इस बात को आप लोगों को किसी ने टेक्निकल भाषा में अगर समझाया हुआ है तो समझ जाओगे। अगर टेक्निकल भाषा में नहीं समझाया तो कैसे समझोगे, जरा हिसाब लगा के बताना। आप लोग समाज के वो आदमी हो जो मैं समझता हूं कि इतने समझ वाले हैं, जो अपना घर बार छोड़कर 3 दिन के लिए जेएसएम की ट्रेनिंग में आए हो।
तो इसका ये मतलब है कि आप लोग उन लोगों से जागृत लोग हो। तो अगर आप जागृत लोगों को भी बात समझ में नहीं आएगी तो फिर उन बेचारों को तो कहां से आ जाएगी जो गांव में बैठे हुए हैं, जो आए नहीं निकल करके, है कि नहीं। तो अब मैं आपको दूसरी लाइन बता रहा हूं। अब दूसरी लाइन का मतलब पहले आपसे पूछूंगा फिर मैं बताऊंगा। तो आपने पूरे घोड़े तोड़ा देने हैं दिमाग के, जो मैं बोलूंगा उसमें। वो कहते हैं कि हम लोग माने सरकार, किसी भी वैल्यू चेन पार्टनर कौन है? जैसे अंबानी और अडानी ने साइलोज बनाए हैं, अपने गोदाम बनाए हैं, वो उसके वैल्यू चेन पार्टनर हैं, वो स्टोरेज हाउस हैं, जैसे एफसीआई होता है और वो होते हैं। और एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं अनाज को, गेहूं को, चावल को, ये सब कुछ करते हैं। वो कहते हैं कि अगर देश में कभी भूखमरी, बाढ़, सूखा, महामारी, युद्ध, भूकंप जैसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आ जाएं, तो उस स्थिति में हम किसी भी वैल्यू चेन पार्टनर और एक्सपोर्टर से जबरदस्ती अनाज नहीं लेंगे। एक्सपोर्टर के पास यदि उतने अनाज का ऑर्डर आया हुआ है जितना अनाज उसके पास रखा हुआ है, जैसे कि मान लो देश में युद्ध छिड़ गया या गृह युद्ध आ गया और देश में लोग भूखे मर रहे हैं और सरकार को अनाज चाहिए। अब एफसीआई के पास अनाज नहीं है, अनाज रखा है अडानी के गोदाम में। अडानी से गोदाम से अनाज ले सकती है सरकार, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट से नहीं ले सकती। कहीं पैकेज में रखा है, पैकिंग में रखा है, वहां से नहीं ले सकती। बड़े गोदाम में रखा है, स्टोरेज हाउस में, वहां से ले सकती है। वहां से भी तब नहीं ले सकती अगर उसके पास, अगर वो एक्सपोर्टर है और एक्सपोर्ट का उसके पास पड़ा है 2 लाख टन अनाज, तो 2 लाख टन का ऑर्डर आया हुआ है चाइना से, तो भी नहीं ले सकती। तो इसका क्या मतलब है बताइए? जनता भूखे मरे, नहीं ले सकते। जनता भूखी मरे। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इससे हमारे ही देश के लोगों को, हमारे ही देश के समझदार लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारी सरकार हमारे ही लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और बड़े तरीके से बना रही है। हाँ, कैसे बना रही है इसका मतलब तो बताओ। अगर इस तरह की पॉलिसी अगर बन रही है, वो बनी हुई है, वो तो वापस कर गए किसान, लेकिन मैं तो ये एक कानून के जरिए बता रहा हूं। बाकी कानून तो आपने पढ़ने भी नहीं आते, बाकी कानून तो डाउनलोड करके देखने भी नहीं आते आपको। अगर हम ही लोग, हम सरकार चुन रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं, और अगर हमारे पक्ष में कोई पॉलिसी नहीं है तो फिर क्या करेगी सरकार? पक्ष विपक्ष छोड़ो, आपको पता ही नहीं है कि पॉलिसी है। 9 साल में 10 साल हो गए, 10 साल हो गए ना। मई 2014 में सरकार बनी थी ये। मई 2014 में सरकार बनने के बाद आप में से कितने लोगों ने कितने कानून डाउनलोड करके पढ़े हैं? नहीं पढ़ा, एक भी नहीं पढ़ा ना। तो आपकी ऐसी तैसी करने वाला कानून ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे अगर आप में से जो मजदूरी करता है तो मजदूरों के लिए ऑलरेडी लेबर कोड का कानून बना हुआ है। अगर आप किसान हो तो किसानी वाले कानून बने हुए हैं। आप नौकरी करते हो तो नौकरियों में छटनी करने के कानून बने हुए हैं। आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का कानून बना हुआ है। आपका ढाबा है तो ढाबे के कानून बने हुए हैं। आपकी रेहड़ी है तो रेहड़ी का कानून बना हुआ है। आप मतलब जो भी आप काम करते हो यार, आपका कानून ऑलरेडी बनाया उन्होंने और आपने कभी नहीं पढ़ा, है ना? समय नहीं पढ़ने। हाँ, वही जो पहले लाइन में थी। हाँ, सिर्फ माइक दे दो, वीडियो करने की जरूरत नहीं। जो अडानी के पास अनाज रखा है, हाँ यहाँ तो 1.5 गुना बढ़ाने का बोल रहे थे 1 साल में। हाँ, लेकिन अडानी अपनी मर्जी से कितना भी दे सकता है, लेकिन वो वहाँ जो ऑर्डर है जैसे 2 कुंटल का या 10 कुंटल का जितना ऑर्डर है उसके पास, हाँ। उसके बाद जो बच रहा है, बाकी सरकार इससे जो लेगी, हाँ। वो तो इससे वो बोलेगा 30 की जगह 40 का बेच सकता है, तो भुखमरी भी आ सकती है इसमें। वो तो ले ही नहीं सकती। पहली बात तो अगर लेगी तो अगला बंदा पहले कहेगा विदेश में जाएगा, वहां से वापस आएगा जी, वहां से ले लेना। हाँ, इसमें एक काम ये भी हो सकता है कि जो वो कानून बनाए हैं उसमें बोला गया है कि अगर ऑर्डर है उसके पास एक्सपोर्ट का तो वो नहीं सेल करे, मतलब उसके ऊपर सरकार का कब्जा नहीं होगा। नहीं मतलब ऐसा कानून के अंदर। हाँ, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि वो जो
एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर उसी की कंपनी वो किसी और कंपनी में हिस्सेदारी करवा के, अब जैसे ये फॉर्चून 500 कंपनीज हैं तो ये एक से ज़्यादा मल्टीपल देशों में व्यापार करती हैं और अलग अलग नामों से पंजी करते हैं। उसी की कंपनी दूसरे देश से भी तो निर्यात का आयात का ऑर्डर दे सकती है और उस ऑर्डर के तहत फिर वो देश की जनता में वो जो गोदाम में जो अनाज रखा है वो नहीं सेल किया जाए, मतलब नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया सरकार उसको ले नहीं सकती। हाँ। तो अब क्या, इसका क्या मतलब है? अगर अब देश भूखा मर रहा है तो अब देश अनाज कहां से लाएगा? एग्जैक्टली क्या कह रहे हो, दोबारा से बताना। जो किसानों के पास जो अनाज रखा है खुला अनाज, हाँ वो लेकर छीन कर मतलब बांट सकती है। हाँ, इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है, उसी कानून में लिखा नहीं हुआ है बात, लेकिन उसमें ये लिखी हुई है, अगर किसी दुकानदार ने मान लो अनाज बेचना है, आपने देखा होगा कोई भी स्टोर है यहाँ, कोई भी स्टोर जाओगे ना, उस स्टोर में गेहूं रखा होगा ना, या चावल रखे होंगे, दाल रखी होगी, वो पैकिंग में रखी है, पॉलिथीन में पैक करके 1-1 किलो की। 1 किलो की पैकिंग का मतलब है वो उन्होंने प्रोसेस करके रख दिया है। प्रोसेस करने का मतलब हो गया कि अब वो पहले मतलब प्रोसेसिंग यूनिट में चला गया, अगर उसको साफ भी कर दिया तो प्रोसेस हो गया, और पैक कर दिया तो दूसरी 2 सर्विस उसके अंदर ऐड हो गई। तो अब वो सरकार उस दुकान में रखे अनाज को नहीं ले सकती, यानी वो अपनी मर्जी से चाहे 20 रुपए किलो वाली चीज को 2,000 रुपए किलो बेचे अगला मर्जी से, वो सरकार नहीं ले सकती। वो सरकार नहीं कह सकती कि तू इस देश का नागरिक है, तुझे ये देश के भलाई में देना चाहिए ना, क्योंकि वो पैक्ड है, क्योंकि वो कानून में लिखा हुआ है। और कहेगी कानून के हिसाब से चलेंगे जी, हम तो नियम के हिसाब से चलेंगे, यही कहते हैं ना उनको सरकार के पक्ष वाला है। लॉकडाउन में भी पटवारी लोगों को इन लोगों ने अनाज लेने के लिए गाँव में भेजा था। पटवारी 5-5 किलो अनाज लेने के लिए भेजा था ना, कई गाँव में पटवारी सरकारी अधिकारी को भेजा था और अनाज लिया था, घर घर से, मतलब घर घर से अनाज लिए थे। अब मैं जो बात, वो तो टेस्टिंग थी कि लोग दे रहे हैं अपने आप से। अभी क्या हुआ, ये तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा बिंदु इसके अंदर ये आ गया कि जो रविंद्र ने बोला कि उसी आदमी की कंपनी, जैसे अडानी का साइलो है, उसमें अनाज रखा हुआ है, उसके पास 2 लाख टन अनाज है, उस अनाज से हम 2 साल तक अपने पूरे देश को खिला सकते हैं। लेकिन अडानी क्या करता है, एक कंपनी खोलता है अमेरिका में, अपनी बीवी के नाम, मामा के बेटे के नाम, भांजे के नाम, या किसी कंपनी के साथ साझेदारी कर ले, और वो कंपनी एक चिट्ठी लिख के मेल कर दे, ऑर्डर कर दे अडानी को कि भाई मुझे 2 लाख टन अनाज चाहिए। अब सरकार कहेगी भाई तेरे पास अनाज पड़ा हुआ है, दे दे तू देश को। वो कहेगा जी मेरे पास तो ऑर्डर आया हुआ है, मैं तो नहीं दे सकता। तो उससे नहीं ले सकती, कानून में लिखा हुआ है वो नहीं ले सकती। तो अब क्या करेगी वो, या तो बाहर की कंपनी का ऑर्डर देगी तो देश बेचेगी सारा का सारा। बाहर की कंपनी में कहां से जाता है, दूसरे किसी देश में अनाज पैदा होता ही नहीं, हमारा ही देश है जो अनाज पैदा करता है सारा का सारा, सारी दुनिया को खिलाई हम रहे हैं। ठीक है, अब पंगा पड़ गया हमारा कि भाई अब क्या हो, फिर बोलेंगे जी किसान के पास अनाज पड़ा पूरे साल का। अभी महामारी वाला या युद्ध वाला तो टाइम सारा महीने 2 महीने का है, सारा अनाज इकट्ठा कर लेते हैं किसानों से। किसान बोलेगा मैं तो नहीं देता, तो फिर सरकार ने अपने पक्ष के लोगों को अग्निवीर बनाकर पहले से ही तैयार कर लिया है 4 साल के लिए। देखो आप पूरे समाज में फौज की तैयारी करने वाले युवा सवेरे शाम आपको एक्सरसाइज करते हुए मिलते थे, अग्निवीर के बाद एक्सरसाइज करना बंद कर दिया बच्चों ने। इतनी निराशा है उन नौजवानों के अंदर कि वो अग्निवीर बनना नहीं चाहते। लेकिन सरकार को सही ठहराना था कि अग्निवीर स्कीम अच्छी है, तो आरएसएस ने अपने नौजवानों को अग्निवीर में भर्ती करवाया। अब आरएसएस का कार्यकर्ता बंदूक सीख चुका है चलाना, और उसे हम जैसे लोग देश के दुश्मन नजर आते हैं। समझ रहे हैं? और अडानी अपनी प्राइवेट आर्मी बना सकता है, यह कानून बना दिया। तो अब अडानी अपनी पुलिस को किराए पर ले सकता है। तो अडानी क्या करेगा, अपने अग्निवीर अपने साइलोज पे बिठा देगा, या फिर सरकार अपने पुलिस वालों के साथ जैसे होमगार्ड वालों को भेजती है, जैसे चौराहे पर चालान काटने के लिए ट्रैफिक वालों के साथ होमगार्ड वालों को भेजती है, ऐसे ही अग्निवीर वालों को अपॉइंटमेंट ऑलरेडी रिलायंस कंपनी में चालू है। अखबारों के अंदर अगर आप सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के नाम से एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें वो सारी कंडीशन है जो अग्निवीर ही पास करता है। यानी वो सारे अग्निवीर आके अब रिलायंस के लिए तैयार, वो रिलायंस कंपनी के
सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार का पैसा इस्तेमाल हो रहा है कि उसकी सिक्योरिटी गार्ड वहां से ट्रेनिंग ले रहे हैं। समझ गए? हमारे टैक्स के पैसे से रिलायंस के सिक्योरिटी गार्ड तैयार हो रहे हैं आर्मी में 4 साल के बाद। वहां से वो आएंगे आरएसएस वाले और वो आकर के अब बंदूक उनके हाथ में होगी। अगर आप अपना अनाज लेने गए तो तुमको लपेटेंगे, वो आपके घर आए तो बंदूक की नोक पर आपका अनाज ले लिया जाएगा, क्योंकि देश की भलाई करनी है। आपने वैक्सीन भी देश बचाने के लिए लगवाई थी। है कि नहीं? फ्री में लेंगे, है? फ्री में लेंगे क्या? ये देश की भलाई आप ऐसे ही करोगे, पैसे लेके करोगे? आपने फ्री में नहीं ली। किसान का धान है ना, ठीक है, हम जनता की जान बचा रही है सरकार, हाँ। लेकिन किसान की लागत लगी, उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। ये जो 2000 रुपये महीना ये दे रहे हैं, ये क्या है? ये 500 रुपया महीना दे रहा है जो ये जो फ्री में ले रहा है। अरे तुमको इतना पैसा दे दिया मोदी जी ने, तो आप उसको अनाज नहीं दोगे क्या? मना कर दोगे क्या? वो ट्राई कर चुके हैं भैया। किसान से 5-5 किलो अनाज काटा है उन्होंने प्रति एकड़ 5 किलो अनाज प्रति क्विंटल, सॉरी, बगैर उसकी इच्छा के उनके आड़तियों से कट के और वो पैसा गया वहां, है ना? आपके गांव से क्या, पूरे देश से लेके गए। जिसके पास अनाज था अनाज, जिसके पास चावल थे चावल, जिसके पास मक्की थी मक्की, जिसके पास जो था मतलब सब ले गया। ठीक, 5% कट के 5% का टैक्स पहले ही काटा। और दूसरी बात तो ये, लाइटों के बिल पे घर की बकरियां उठा के भी ले जा रहे हैं। लाइट का बिल नहीं भर पा रहे हो तो घर की बकरी उठा के ले जा रहे हैं कि बिल भरो और बकरी ले जाना। ठीक है बात? तो अब ये तो गुंडागर्दी अभी बढ़ेगी, ये तो अभी शुरुआत हुई है। मैंने तो आपको ये सिर्फ उन 3 कानूनों में से सिर्फ एक कानून की ही वो बताई है। अगर आपको उस किताब में उसमें से पढ़ना आता हो तो हमको दोनों तरफ का दिखना शुरू हो जाएगा। अगर अच्छा शासक है तो वो क्या कर सकता है, अगर वो बुरा शासक है तो वो क्या कर सकता है। और शासक कभी भी अच्छा नहीं होता है, ये हमें, क्योंकि वो शासक ही नहीं होगा। अगर वो अच्छा होगा तो वो राज कर ही नहीं सकता। शोषक ही शासक होता है, राक्षस ही शासन कर सकता है। रक्षक ही भक्षक होता है। हाँ, रक्षक ही भक्षक होता है, और वो होता ही है। ये एक्चुअली गुंडागर्दी होती है। और जैसे अंडरवर्ल्ड जो है एक्सटॉर्शन करता है, ये वैसे ही टैक्स के नाम पर एक्सटॉर्शन करते हैं। अब एक बात सोचो आप, बिजली जो बनी वो किसने बनाई? बिजली कंपनी ने बनाई या सरकार ने बनाई? किसकी जमीन पर बनाई? भारत की जमीन पर बनाई। किसका पानी इस्तेमाल किया? भारत का पानी इस्तेमाल किया। किसके लोगों की मेहनत लगी? भारत के लोगों की। सरकार अपने मायके से तो लेकर नहीं आई थी। सरकार को यह मान लेते हैं कि भाई सरकार पूंजीपतियों की लुगाई है, ये मान लेते हैं। लुगाई है वो पूंजीपतियों की घरवाली है मान लो सरकार। तो सरकार अपने मायके से तो लेकर नहीं आई थी, मायका उसका पार्टी है। ठीक है? तो मालिक से, मालिक की जमीन पर मालिक की मदद से तैयार की हुई चीज की कीमत वसूलती है सरकार अपने मालिक के लिए। सरकार, अब सरकार की मालिक कौन है? उद्योगपति। पूंजीपति उसका खसम है, मतलब उसका पति है। ठीक है? तो वो अपने खसम के लिए मालिक धरती के मालिक से लूट के उसको देती है। ये काम करती है कि नहीं करती है? और हम लोग दे रहे हैं टैक्स अपनी धरती पर। हमने एक बात सोची हुई है, ये समझे हुए लोगों की संख्या अभी हमारे पास कम है, अभी हजारों में है। हमको ये प्लान था कि 1 लाख लोग अगर आप इकट्ठा कर देते हो समझे हुए, तो हम उस दिन मालिक से पैसा दिलवाना बंद कर देंगे। ये जो सरकार है ना, पैसा नहीं ले पाएगी मालिक से, मालिक को पैसा देना पड़ेगा उसको। अभी आप लोगों ने कभी भी सरकार के ऊपर सवाल उठाया है कि सरकार को हमें लूटने की अथॉरिटी किसने दी है? जबरदस्ती टैक्स लेने की, जबरदस्ती चालान करने की, जबरदस्ती आपसे वसूली करने की परमिशन किसने दी?
किसी ने भी नहीं दी। कोई कागज नहीं है सरकार के पास कि हमसे किसने परमिशन ली। उससे बड़ी बात, कि सरकार ने जो पैसा दिया हमको, अगर आप बैंक वालों से ये पूछ लोगे ना खाली कि जो तुमने हमको लोन दिया है वो तुमको कहां से मिला है वो बता दो, तो उसको ये भी नहीं पता है। क्या आपको एक नियम का पता है कि अगर बैंक के पास 1000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है तो बैंक 10,000 करोड़ रुपए का लोन दे सकता है? पता है इस नियम का? नहीं पता था, ठीक है। उसके पास 100 रुपए रखे हैं, वो आपको 1000 रुपए दे सकता है उसमें से। ये नियम है। ये कैसे होता? हो रहा है, इतने सालों से बैंकिंग चल रही है, ये हो रहा है। 1000 करोड़ के डिपॉजिट में 10,000 करोड़ का लोन दे रहा है। अगर कोई पूछे उस बैंक वाले से वो बाकी के 9,000 करोड़ कहां से लाया है, तो उसके पास जवाब नहीं है। मतलब उसने आपको कुछ भी नहीं दिया है और आपसे आपकी मेहनत ले रहा है। सुबह से लेकर शाम तक आप मेहनत कर रहे हो और उसका भरने पे लगे पड़े हो, और इनका भर नहीं रहा है क्योंकि जैसे ही आप जमा कराते हो वो उसका 10 गुना फिर बांट देता है। नहीं, और ये कभी नहीं भरेगा। ये तब तक नहीं भरेगा जब तक आपकी खाल तक न उतार ली जाए। आप कमा कमा के थक जाओगे, आपका पूरा घर परिवार, पूंजी, डंगर, ट्रैक्टर, कार, जमीन, जो भी है आपके पास वो सब चला जाएगा और आखिर में आपको अपना शरीर सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र को टैक्स देने के लिए गुलामी करनी पड़ी थी। अभी मेरे साथ तो हो गया, मेरे लोन में 180 किस्तें हुई थी जो कि 15 साल की होती है, अभी 250 कर दी गई है। 250 किस्तें कर दी। मैंने 24 लाख रुपए का लोन लिया था और मेरे अंदर एक प्रश्न था। मैंने कहा यार इसने मेरे को एक साथ 24 लाख रुपए दे दिए मेरे को, और वो हर महीने 30,000 रुपये ले रहा है, और वो 3 करोड़ रुपए बांटने की मतलब बात करी मेरे सामने। वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था। मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये क्या लिखा? मैंने जानबूझ के उनसे पूछा। बोले ये ऐसे लिखा हुआ, आपको पता नहीं? मैं कहा बताओ तो सही। बोले ये मेरा नाम लिखा हुआ है। बोले नहीं कि इन लोगों उनको मतलब बांटने का मतलब बाद में बोले दिया उसने कि इतने हमारे को बांटने रहते हैं। मतलब हाँ। 3 करोड़ अगर वो हर महीने बांटेगा और 24 लाख मेरे को दे देगा तो उनके पास पैसे आ कहाँ से रहे? हाँ। ये मेरे मन में सवाल था। एक दिन ब्रांच मैनेजर का फ़ोन आता है, बोले पैसे क्यों नहीं भर रहे हो? मैं कह रहा नहीं भर रहा हूँ। कि बोले क्या दिक्कत क्या है? मैंने कहा यार तूने जो पैसे दिए वो कहाँ से दिए बताओ। बोले तू उस बैंक को सवाल पूछेगा? मैं बिल्कुल पूछूंगा भाई। हाँ, ये बात मैंने 1 महीने पहले पूछी बैंक वाले। अभी उनका फ़ोन ही नहीं आता, कोई फ़ोन ही नहीं करता मेरे को, क्या है? वही यूँ नहीं बोलता। मैं शांति से मतलब जी रहा हूँ, मतलब यूँ मान लो मेरा कितने जीना महीने आराम से? था। मैं अभी मतलब यूँ मान लो मेरे को 8 से 9 महीने हो गए। मैं किस्तें मतलब 9 महीने किस्तें मैं उस 24 लाख वाला लोन की नहीं भर रहा हूँ, और 8 महीने किस्तें इस गाड़ी की नहीं भर रहा हूँ, जो ईवी गाड़ी है मेरे पास में। कोई रिकवरी वाला नहीं रोकता मेरे को। 4 महीने पहले यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है हमारा, 4-6 महीने पहले मतलब वो रिकवरी में जो हुआ था, मतलब वो हुआ था मामला, उसमें ही मतलब पास हो गया। मैं अभी तक कोई टेंशन ही नहीं है, और मेरे को ये डर नहीं रहता कि मेरे को कोई रोक लेगा। आप उठा के ले गए थे? हाँ, गाड़ी पुलिस को जानकारी देनी पड़ी, फिर पुलिस थाने पुलिस वो 100 नंबर आई, फिर उन लोगों ने, फिर मैंने वहाँ रहा, और फिर पुलिस वाले ने ये मेरे को बोला यार तुम्हारी बातों में बहुत दम है यार। तो मैंने कहा यार मेरी बातों में क्या है, तो मोर्चा में दम है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। वंदे मातरम। अब यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको सिर्फ नॉलेज हो तो आप किसी से भी टकरा सकते हैं। सिर्फ नॉलेज चाहिए आपको। कई बार लोग ये सोचते हैं, गड़बड़ क्या करते हैं, जितने भी आज तक इस देश के अंदर समाज सुधारक आए, उन्होंने समाज को ये यकीन दिलाया कि मैं समाज सुधारक हूं और मैं आपका भला करूंगा। यहां पर जनता सरकार मोर्चा बिल्कुल उल्टा करता है। वो ये कहता है कि नहीं कर सकता कोई भी बाहर का आदमी आपका सुधार। अगर आपकी हालत खराब है तो इस वजह से खराब है कि आपने अपना व्यवहार, अपना पड़ोस, अपनी सोच को आपने जकड़ के रखा हुआ है, या किसी और ने, और इसको आप ही खोल सकते हो। हम केवल आपको बता सकते हैं कि ये कुंडी यहां लगी है, इसको ऐसे खोल लो, ये कुंडी ऐसे लगी है, खोल लो, और जब सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे तो मुक्ति हो जाएगी। मतलब जो रियल में आपकी जिंदगी को बदल सकता है कोई, तो वो आप खुद हो।
और उसको बदलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्ञान। और ज्ञान किस चीज का? फिर आपको सब चीजों के बारे में जानना पड़ेगा कि चीजें काम कैसे करती हैं। शिक्षा का क्या काम है, वकील का क्या काम है, टीचर का क्या काम है, जो पटवारी उसका क्या काम है। अब आपको क्या लगता है पटवारी का क्या काम है? पटवारी का यह काम नहीं है कि वो आपको फर्द निकाल के दे और जमा करवाए। पटवारी का काम था पूरे गांव की जमीन की निशानदेही का रिकॉर्ड बनाकर उनको देना कि किस आदमी को कैसे लपेटना है, ये पटवारी बताएगा। आशा वर्कर का काम था हर आदमी के घर की हालत का वहां पर ब्यौरा देना। कोई नया बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी जानकारी वहां देना। आंगनबाड़ी वर्कर का क्या काम था कि आंगनबाड़ी वर्कर के पास 18 रजिस्टर हैं आईसीडीएस के, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के। उस रजिस्टर में एक पे भी भारत सरकार या हरियाणा सरकार या मध्य प्रदेश सरकार नहीं लिखा हुआ। वो सारे के सारे 18 के 18 रजिस्टर WHO के हैं। वो बताते हैं कि इस बच्चे का इस उम्र में ये इंजेक्शन लगा तो इसका वजन इतना हो गया, इसका ये ब्लड ग्रुप है, इसके परिवार में इतने लोग रहते हैं, इसका ये स्वास्थ्य रहता है, ये दवाइयाँ खाता है, ये इस तरह से रहता है। उसका पूरा डेटा ऑनलाइन करने का काम था आंगनबाड़ी वर्कर का। दूसरा काम आंगनबाड़ी वर्कर का था आपके गांव में अमीर से अमीर, बड़े से बड़े जमींदार की घरवाली को कटोरा हाथ में पकड़ाना। पकड़ा के नहीं? वो बच्चे की दादी बेटे को आंगनबाड़ी लेके जाएगी तो साथ में कटोरा भी लेके जाएगी चूरी लेने के लिए। क्या कह रहे हो? अभी मेरे घर पे आए थे, मेरे गुड़िया एक बालक है उसका लगाने के लिए, तो मैंने नहीं लगवाया तो फ्रेशर बना रहे। मतलब कौन बना रहा है प्रेशर? आंगनवाड़ी वाली। जो अब आंगनवाड़ी को क्या टेंशन है भाई? औलाद हमारी है, उसको हमारी इतनी चिंता है कि वो हमारे बच्चे को बीमार नहीं देख सकती, तो उसको बोलो हमारा इतना कर्जा है वो भी उतार दे। एक ऊपर से कोई अधिकारी भी है, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है उसको पढ़ा भी जा। मेरे बच्चे के पास पैंट नहीं है वो भी दिलवा जा। उसके जूते फटे हुए हैं वो भी सिलवा जा। उससे पूछना चाहिए ना मेरे घर में और बहुत सारी समस्याएं हैं वो भी करके जा। ठीक है, तेरे को मेरे बच्चे की इतनी चिंता काहे को हो रही है? तो अपने को संभाल लेना जा करके। लेकिन नहीं, तो वो बाहर से भी फोन लगवा रहे। वो एक ऊपर कोई मैडम है, उसने मैंने आप रिकॉर्डिंग वो करवाएगी। हाँ, तो वो उस अधिकारी को भी बोलो और भी समस्याएं साहब वो भी ठीक करके जाओ, खाली एक से काम नहीं चलेगा। तो सारी लगवा रहे हो, है कि नहीं भाई? तुमको हमारी इतनी चिंता, अब सरकार को हमारी इतनी चिंता है, वो हमको ना, आप एक्सीडेंट में मरोगे तो जेब से पैसा दोगे, बुखार से मरोगे तो जेब से पैसा दोगे, टीबी से मरोगे तो चलो उसकी तो डोट दे देंगे वो दवाइयां, एड्स से मरोगे तो भी वो जो फ्रॉड वाली बीमारियां वो फ्री करेंगे। बस ये ध्यान रखना, सरकार केवल फ्रॉड फ्री में देगी आपको, जहर फ्री में देगी, नुकसान फ्री में देगी। जहां कोई चीज फ्री नहीं होगी वहां तो आपसे लूटेगी भैया। फ्री में हवा दे देगी, फ्री में तो फ्री की चीज ही देगी ना यार। कोई आदमी आपको फ्री में कैसे दे सकता है? मैं आपको फ्री में केवल जबान दे सकता हूं, जा भाई जा दिया, ठीक है नहीं? अगर मुझे कोई चीज देनी है, मेरे से तो ये पेन भी ना दिया जाए फ्री में भाई। अगर मुझसे पेन की कीमत के बराबर की कोई चीज मिलने की उम्मीद ना हो, इतना प्रेम थोड़ी होता है यार सबसे दुनिया में। एक आदमी से, अपने बच्चे से हो जाए, घरवाली से हो जाए, किसी और से हो जाए, वो प्रेम हो जाए, दोस्त से हो जाए, एक दो से हो जाए, तीन से, सबसे थोड़ी होता है यार। सारी देश से थोड़ी होता है प्रेम कि सबको फ्री वैक्सीन दे दो। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, वो अभी हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, आते उन्होंने क्या बोला था कि कौन? नागनाथ यादव आते उन्होंने बोला था कि आपकी रजिस्ट्री करवाने, नामांतरण करवाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाएगी। बात तो उन्होंने बोल दी थी। अभी वो यूँ कह रहे हैं कि आपको बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, आपके मकान पे सर्वे जो प्लेटें आ रही है, मतलब उसके साथ में लगभग हमारे जो वो डिजिटल मीटर भी लगा दिए जाएंगे, खाते से कनेक्ट कर दिया जाएगा, आधार से कनेक्ट कर दिया जाएगा, फैमिली आईडी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, प्रीपेड बना दिया जाएगा, अपने आप कटता रहेगा। और ये हमारे इन लोगों को ऐसा लग रहा है, सब ऑनलाइन करवा रहे जा जाके, सब लोग करवा रहे हैं, इनको इतना लग रहा है कि बोलो फ्री में हो रहा है, मैं बिल भरना ही नहीं है। तो ये क्या हमारे जड़ है, वो रात को 12 बजे मच्छर काटेंगे, देख लेना पता चलेगा। मच्छर नहीं काटेंगे, आपका सब कटेगा। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को आपकी इतनी चिंता है
कि आप कैंसर से मर सकते हो, तो अगर कैंसर का इलाज करना है तो पैसा देना पड़ेगा, बच्चे का डिलीवरी कराना है तो पैसा देना पड़ेगा, है कि नहीं? बताओ ना, कुछ भी हो जाएगा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार आपको कोविड से नहीं मरने देगी, है ना? जिस चीज से आप वैसे ही नहीं मरने वाले हो वो उससे नहीं मरने देगी। उसमें भी आयुष्मान कार्ड समझ गए ना? अभी कुछ वो आयुष्मान कार्ड तो सिर्फ इसलिए है, आयुष्मान कार्ड इसलिए है कि आपको क्या क्या बीमारी उसकी डिटेल उसके अंदर रहती है। ना, आयुष्मान कार्ड के 2-3 देखो, मैं आपको आयुष्मान कार्ड के पर्पस बताता हूं। आयुष्मान कार्ड के पर्पस क्या क्या है। सबसे पहली बात, आपकी पूरी फैमिली की डिटेल उसके अंदर आ गई। आप कब बीमार हुए, आपने कौन सी दवाई ली, आपके अंदर आपको कौन से बैच का इंजेक्शन लगा, आपके अंदर डीएनए में क्या क्या चेंजेज आए, वो सब पता चल गया। उसके बाद आपका इलाज प्राइवेट अस्पताल में होगा 5 लाख तक का, ये बोला है ना उसने। तो जो बीमे का जो पैसा है, जो ग्रुप बीमा करवाया है, उसका पैसा किसको गया? प्राइवेट कंपनी को। और आप इलाज कराने कहाँ गए? प्राइवेट अस्पताल में। तो सरकारी अस्पताल जो आपकी जमीन पर बना हुआ है, आपके गांव में कम्युनिटी सेंटर या शहर के अंदर, वहां कोई जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं तो उसको सरकार किसी को भी बेच दे। और आप खुद कहोगे कि प्राइवेट में इलाज बढ़िया होता है, वहां तो जीजा बना के रखते हैं, हैं? वहां तो जीजा की तरह खातिर करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जो बीमारी में 200 रुपया भी खर्च नहीं होना था, उस पर 2-2 लाख का बिल बनाते हैं। वो जो सिर्फ 2 बूंद से ठीक हो जानी थी, उसमें 2-2 मतलब 1-1 लाख के तो वो टेस्ट कर देते हैं, क्योंकि फ्री फंड का है, सब कुछ फ्री फंड का। ये देश को लूटने का प्रोपेगेंडा है आयुष्मान कार्ड, और उन प्राइवेट अस्पतालों को और सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट करने के लिए है, ताकि आपका ध्यान वहां से हट जाए। जैसे स्कूलों में से उन्होंने जो समझ वाले, पैसे वाले और पढ़े लिखे लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला कराना बंद कर दिया, वहां रह गए सिर्फ गरीब लोग। गरीब लोगों के पास दिहाड़ी करने के अलावा समय नहीं है, बच्चों की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। उन्हीं गरीब लोगों को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में शामिल किया, और मास्टर जी की मदद से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान गाँव का ही आदमी बना के, गरीब सा आदमी, उस पर साइन करवा करके वो स्कूल बेच दिया। अभी उसकी प्राइवेट स्कूलों में भी तो चल रही है, और अब प्राइवेटाइजेशन की तैयारी चल रही है, और उधर से बच्चों को प्राइवेट में दे देंगे 134 के तहत। तो फिर सरकारी स्कूल में कोई बच्चा नहीं रहेगा, तो टीचर भी नहीं रहेंगे, पोस्ट भी नहीं रहेगी, और स्कूल भी प्राइवेट कंपनी को चला जाएगा। चौपाल की जरूरत नहीं है। अपना मुख्यमंत्री तो बोल चुका है, जो पहला था सर, खच्चर बोल चुका क्या? उसने कहा कि लोग बोल रहे हैं कि इतने स्कूल बंद कर दिए। हाँ, तो बोला कि स्कूल जब उसमें 10-10, 20-20 बच्चे आते हैं तो उनको बंद ही कर देंगे। हाँ, 20-20 बंद करके उसका फायदा उठा लेंगे, कुछ और काम में लगा लेंगे उस जमीन को। लगा लेंगे उसको। 6000 स्कूलों का हुआ हरियाणा। 21 अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय से हर पंचायत को एक चिट्ठी आई थी कि आपके पास कौन सी जमीन है जिसको मोनेटाइज किया जा सकता है। जोहड़ की यानी तालाब की, शामलात की, जंगल की, चौपाल की, कम्युनिटी सेंटर की, बिजली घर की, स्कूल की, अस्पताल की, यानी जो सामूहिक ज़मीनें हैं जितनी भी गाँव में, वो सारी की सारी सरकार अपने नाम कर रही है। जो ये फ्री का जो रजिस्ट्रेशन वाला जो ड्रामा है, इसमें वो सारी ज़मीन अपने नाम कर रही है। इसको रोकना आपका काम है, गाँव के लोगों को बता करके। ये फ्री नहीं चाहिए हमको, हमको काम दे दो, हम पैसा देने को तैयार हैं। हमको फ्री में जो चीज मिलेगी ना, बस ये ध्यान में रखना है, जो भी चीज फ्री में मिलेगी, आपकी अगली पीढ़ी को उसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी, ब्याज समेत। देख लो, जो भी आपको फ्री में दिया, सबसे पहले उन्होंने आपको फ्री में पेस्टिसाइड दिए, यूरिया दिया, टाटा ने ट्रक दिए फ्री में, डीजल दिया फ्री में शुरू में। अभी वो डीजल गाड़ियां बंद हो गई। शुरू में पेस्टिसाइड यूरिया दिया, आपकी ज़मीनें ख़त्म हो गई, बच्चे सब बीमार हो रहे हैं। ठीक है, शुरू में राशन दिया, लोगों ने काम करना बंद कर दिया। फ्री में मनरेगा दिया, समाज टूट गया। फ्री में आपको बिजली के कनेक्शन दिए, आप देर रात तक जागने लगे टीवी देखने के लिए, देर रात तक जाग के लीवर फैटी करवाया, अपना काम बंद किया। फ्री में टॉयलेट दिए, जंगल काट लिए। फ्री में नलका दिया, टैप वो टूटी का पानी दिया, नलके का पानी खत्म हो गया।
जोहड़ खत्म हो गया, कुआं खत्म हो गया, पानी नीचे चला गया। फ्री में नाम बोलो बस, फ्री में क्या क्या मिला, मैं आपको उसका करूँ वो बताऊंगा। जो भी चीज आपको फ्री में मिली, गैस कनेक्शन दिया फ्री में, चूल्हा ले गया, और अब चूल्हे की रोटी खाने को लग्जरी बोलते हैं, है कि नहीं? धुएं के ऊपर कानून ले आए। फ्री में ट्रैक्टर भी फ्री के जैसा दिया शुरू में, अब सबकी जमीन नीलाम हो गई, सब्सिडी पे दिया, वही फ्री के जैसा ही है। गैस भी सब्सिडी पे दिया था, पेट्रोल डीजल भी सब्सिडी पे दिया था। जो भी चीज आपको सब्सिडी पे या फ्री में मिली थी, उस सारी चीजों ने आपको बर्बाद करने के अलावा, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। मांसपेशीय ऊर्जा का यूज करना बंद कर दिया। नेट फ्री में दिया तो आपके बच्चे सब अश्लील वीडियो और गंदी वीडियो और वीडियो गेम और सब वो देखने लग गए, है कि नहीं? मतलब जो भी चीज फ्री के नाम बोलो आप यार, आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार आपको कुछ भी फ्री में दे रही है तो समझो आपकी बर्बादी है। और जहां आपकी जरूरत की चीज है वहां तो आपको 13-13 महीने आंदोलन करना पड़ रहा है भाई। जो हमको जरूरत है यार वो दे दो ना, मैं कर्जे में दबाऊं, मुझे फ्री करो ना। सोलर ऊर्जा फ्री दे रही, उसके पीछे क्या रीजन? सोलर ऊर्जा, सोलर प्लेट बनाने के लिए कितने पहाड़ काटने पड़ते हैं इसका अंदाजा नहीं है आपको। एक सोलर प्लेट या एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनने में उतना ऊर्जा का क्षय कर देते हैं जितनी ऊर्जा वो अपनी जिंदगी 4 जिंदगियों में भी नहीं मतलब खाते। यानी डीजल की गाड़ी बनने में और डीजल फूकने में जो 50 साल में पर्यावरण का नुकसान करेगी, उतना नुकसान इलेक्ट्रिक गाड़ी बनने से पहले कर चुकी होती है। आई बात समझ में? और सोलर प्लेट जो वेस्ट हो जाती है, जो इलेक्ट्रिक वेस्ट होता है, वो पर्यावरण के लिए एकदम जहर होता है। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपको सरकार से फ्री की चीज मांगनी है कि नहीं मांगनी है, ये तो आपको तय करना है। जो चीज फ्री में होगी ना वो बर्बादी है। अभी एक बात देखो, सरकार ने वैक्सीन की सच्चाई एडवर्टाइजमेंट करके बैनर पोस्टर पे लगाई क्या? नहीं लगाई। लेकिन वोट डालने के लिए उतना ही प्रचार हो रहा है जितना प्रचार जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं वाली होता था, है कि नहीं? फोन भी आ रहे हैं ना कि वोट डालने जाइएगा, है कि नहीं? इसका मतलब वोट डालना आपके लिए खतरनाक है। हाँ, अभी तरीके से है नहीं डालने वाला काम। अभी हम आपको एक प्रारूप देंगे बना करके, जिसमें हमें अपना वोटर कार्ड का नंबर, जिसमें हमने अपनी कौन सी कहां पर हमारी वोट है और हम रीजन क्या है हम ये लिखेंगे। हम उसमें लिखेंगे कि हमारी तरफ से सरकार बनाने की, सरकार में बैठ करके नियम बनाने का कंसेंट हम नहीं दे रहे हैं तुमको, तो तुम्हारे उल जलूल कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं। हम लिख के देंगे ना सरकार को। आज की कल की खबर है ये, रतलाम की ही यहाँ की। हाँ। एक अध्यापक है? आज के अखबार की खबर है ये, रतलाम की ही, जहाँ पर अब हम बैठे हैं। इसकी खबर है कि एक अध्यापक था, उसने बताया कि अगर आप वोट नहीं डालोगे तो आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो। हाँ। और उसने ऐसा बताने के ऊपर, इस रीजन के ऊपर, यहाँ के कलेक्टर ने उसको निलंबित कर दिया। वो तो करेगा ही निलंबित। असलियत हमें करके दिखाओ ना निलंबित, हमको जेल में डालो ना। आप अपने अधिकार के लिए लड़ ही तब सकते हो जब आप वोट नहीं डालोगे, है ना? कमाल की बात। कारण क्या है? कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का कारण यह है कि यदि आप इस देश के मालिक हो तो आपको मालिक होने के लिए किसी कागज की जरूरत नहीं होती। हमारे पुरखों ने गांव में लाल डोरा बना रखा था, गांव की जमीन पर कोई कागज नहीं चलेगा। गांव के घर जो होंगे वो सिर्फ जबान पर और आपस में भाईचारे पर चलेंगे, क्योंकि वो गांव के इस देश के मालिक हैं। आई बात समझ में? आपका बच्चा पैदा होता है तो आप सर्टिफिकेट नहीं देते उसको कि तू मेरा बच्चा है, या वो बड़ा होकर के आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगता है कि बता तू सर्टिफिकेट दे मेरा बाप है। वह है तो है। जो कुदरत के नियम को मानने वाले आदमी के लिए कोई कागज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो आपका कुछ ना कुछ बैंक मोर्गेज रखता है, गिरवी तो रखता है ना।
अब वो आप गिरवी रखते हो, अपनी जमीन रखो, प्रॉपर्टी रखो, कुछ भी रखो, आप जमीन गिरवी रखते हो। तो अगर भारत की सरकार, जो बैठे हैं लुटेरे, ये लुटेरे अगर वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं या कर्जा लेते हैं तो क्या गिरवी रखते हैं? नहीं, वो आपको गिरवी रखते हैं। आपके डॉक्यूमेंट बनाना आपको गिरवी रखने का कंसेंट लेटर है। जब आप अपने जन्म का प्रमाण पत्र बनाते हो, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, जब आप वोटर कार्ड बनवाते हो, जब आप राशन कार्ड बनवाते हो, जब आप कोई भी कार्ड बनाते हो आधार कार्ड जैसा, तो आप अपनी परमिशन देते हो कि मुझे बेच लो। कागज प्रॉपर्टी के होते हैं, आदमी के नहीं हुआ करते साहब। प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है, तो आप अपने आप को प्रॉपर्टी बना लेते हो कि मैं प्रॉपर्टी हूं, अब तू मुझे बेच ले। नहीं समझे क्या? कोई कागज आपको नहीं अच्छा बताओ, एक कागज है मेरे पास, उस पे लिखा हुआ है देवेंद्र बलहारा, लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस मान लो। कौन है देवेंद्र बलहारा? सोच के बताओ कौन है? वहां पे मैं हूं? नहीं, कागज तो पे लिखा हुआ है, उस पे फोटो मेरा लगा है, तो अब मैं देवेंद्र हूं। मैं कौन हूं वो बताओ? मैं इंसान हूं। कौन है ये शरीर? इसको बोलोगे आत्मा। तो वो कागज आत्मा का है कि मेरा है? फोटो तो मेरा लगा है उसमें, फोटो तो शरीर का लगा है, और आत्मा चला रही, तो फोटो किसका है? वो कागज किसका है? तो शरीर तो देवेंद्र नहीं है। अरे ड्राइविंग लाइसेंस तो शरीर का है, चेहरा तो मेरा है, उस पर इतना ही लगा होता है, सिर्फ इतना चेहरा। ये चेहरा तो देवेंद्र नहीं है। ये तो गणेश जी की तरह उतार के इस पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा। भाई आरएसएस वालों ये ऐसे ही बोलते हैं कि वो तो हाथी का वो लगा दिया था, चल आदमी का आदमी पे तो लगा ही सकते हैं, पर बात ये है, अभी तो फिलहाल तो बात ये चल रही कि इससे ऊपर का जो फोटो में आया हुआ है वो देवेंद्र कौन है? नहीं समझे? भाई बात तो समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। कागज कह रहा है कि जिसका ये फोटो है ये देवेंद्र है। अब मेरे पास आ गए, मुझसे पूछा देवेंद्र तुम हो? मैं कहा मैं कौन? मेरे अंदर दो चीजें हैं, एक वो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो, और एक वो जो तुम्हें अंदर से दिखाई नहीं दे रहा है, जो बोल रहा है अभी। जो निकल जाएगा तो तुम इसको देवेंद्र नहीं बोलोगे, डेड बॉडी बोलोगे कि बॉडी को उठा ले जाओ। हम में से वो निकल जाएगा जो हम हैं, उसके निकलते ही हम बॉडी बन जाएंगे सारे के सारे। तो फोटो तो बॉडी का लगा है और नाम वो देवेंद्र, गिरवी वो देवेंद्र को रख रहे हैं, तो झोलमाल है कि नहीं है? धोखा है कि नहीं है? और सारी दुनिया के साथ धोखा हो रहा है कागज के नाम पर। तो अगर आपको आजाद होना है तो कागज फेंकना पड़ेगा कि ये डेड बॉडी देवेंद्र नहीं है, ये बॉडी है खाली, तुम ये कागज बॉडी का लेके घूम रहे हो। और इसीलिए आपके हर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका बैंक का खाता है, आपका पैन नंबर है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स हैं। उसका भी कोई कारण होगा? कारण है ना। कैपिटल पनिशमेंट सुना है? कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है सर कलम कर देना, यानी कि जब किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते हैं तो उसका सर कलम कर दिया जाता है। जब किसी चीज को मृत घोषित कर दिया जाता है तो उसका नाम कैपिटल में लिखा जाता है। यानी जैसे ही आपका कागज बनता है आपको डेड एंटिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है। आपके दस्तखत कभी कैपिटल में नहीं होते हैं, दस्तखत रनिंग हैंड में होते हैं। तो कोर्ट में आपका नाम कैपिटल में लिखा होगा, उस कैपिटल के ऊपर आप रनिंग में साइन करोगे, तो आप ये बताओगे कि ये डेड एंटिटी मैं हूं। कैपिटल में साइन कर दे तो? कैपिटल में साइन कर दो तो पहले ही मरे हुए हो, मरे हुए के ऊपर मरा हुआ साइन कैसे करेगा? मान्य नहीं होगा। मान्य नहीं होगा। बच जाएंगे। तुमको कोई मार भी देगा तो फिर ये अंगूठे इसीलिए लेते हैं ना कि ये डेड एंटिटी में ये अंगूठे वाले की है। यानी आप अपना आधार बनवाते हो, अपनी आंखों का रेटिना देते हो, अपने अंगूठे का निशान देते हो, उसी टाइम आप अपने आप को प्रॉपर्टी घोषित कर देते हो। और जब आप अपने आप को प्रॉपर्टी घोषित कर देते हो तो अब आपको बेचा जा सकता है।
पहले गुलामों को बेचने का प्रथा थी भैया, 2-2 दिनार वाली बात, गुलाम खुद उसमें बिकते थे 2-2 दिनार वाली। 2-2 दिनार में है। अब कानून बनाकर बेचा जाता है, और उसमें अब पहले गुलाम को मालूम होता था कि मैं गुलाम हूं, अब गुलाम को मालूम नहीं होता कि मैं गुलाम हूं। आपने कभी गाय को, भैंस को, बकरी को बंधा हुआ देखा है? देखा है? मोबाइल चार्जिंग पर लगा हो और मोबाइल हाथ में हो तो वह बकरी जैसा ही लगता है बंधी हुई बकरी जैसा ही लगता है। एयरपोर्ट पे मिलेंगे आपको ऐसे लोग, खूब मिलते हैं हमारे को। मैं देखता हूँ, देखो सारी भैंस बकरियों की तरह तो चार्जिंग पे लगा के उस रस्सी के साथ बंधे हुए होते हैं अब गुलाम को पता नहीं है कि मैं गुलाम हूं, अब उसे बेचा जा रहा है, अब उसे 5 किलो अनाज में बेचा जा रहा है, अब उसको फ्री गैस में बेचा जा रहा है, अब उसको फ्री किसी चीज़ में बेचा जा रहा है, किसी भी चीज़ में। अब तो किसान को भी 2,000 रुपया दे देंगे 6 महीने में, 4 महीना में, वो उसमें बेचा जा रहा है। तो वो उसमें बिक रहा है, वो अपना आधार कार्ड खुद बनवा रहा है, वो खुद अपडेट करवा रहा है, वो खुद लाइन में लग रहा है, वो खुद ऑनलाइन दे रहा है अपना डेटा। अपना डेटा ऑनलाइन देने का मतलब अपने आप को बेचना है। तो आपको कितनी बड़ी मुहिम चालू करनी पड़ेगी देश आजाद करने के लिए? आप क्या सोचते हो? कर्जे से मुक्ति से ही मुक्ति हो जाएगी? पूर्ण मुक्ति चाहिए कि कर्जे से मुक्ति चाहिए? पूर्ण मुक्ति के लिए आपको डर से मुक्ति करनी पड़ेगी। डर से मुक्ति होने के साथ, डर से मुक्ति का केवल एक रास्ता है, लालच से मुक्ति। लालच से मुक्त हो जाओगे तो डर से मुक्त हो जाओगे, लालच और डर दोनों से मुक्त हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। और वो मुक्ति ही इस जीवन में आने का असली उद्देश्य है। वो मुक्ति तो है, और वो मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक डर और लालच से मुक्त नहीं हो जाते, जब तक किसी को मानने से मुक्त नहीं हो जाते। अगर आप किसी भी धर्म गुरु को मानते हो तो आप मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप किसी पार्टी को मानते हो तो मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप मुझे मानते हो तो मुक्त नहीं हो सकते। आपको पार पाना होगा हर किसी चीज से। खुद को भी मानना बंद करना पड़ेगा कि तुम वो नहीं हो भैया, मैं वो नहीं हूं जिसको मैं मान रहे हो, मैं कुछ और हूं, ये बॉडी कुछ और है, दोनों अलग है। ये मानना बंद करना पड़ेगा कि मैं ही, ये शरीर ही देवेंद्र ना, शरीर नहीं है देवेंद्र। देवेंद्र कुछ और है, और उसको ना कोई मार सकता है ना कोई काट सकता है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन मुक्त हो जाओगे, है? उस दिन अपने लिए भी लड़ सकोगे, उस दिन अपने पड़ोसी के लिए भी लड़ सकोगे। सो दिस इज व्हाट यू मीन टू से कि मुक्ति का मार्ग है जनता सरकार मोर्चा। अगर सही में जनता सरकार मोर्चा को डिफाइन किया जाए तो, और इसके लिए ज्ञान एकमात्र रास्ता है, उसके लिए हम बैठे हैं। तो सांसारिक ज्ञान से चलते हुए हम ऊपर उठने वाले ज्ञान तक जाएंगे। जो जहां तक पहुंचता जाएगा उसको उससे आगे लेते जाएंगे। गुरु का काम है केवल बैटरी दिखाना कि भैया इधर अंधेरा है, इधर जो खाई है, इधर जो आग लगी है, इधर पहाड़ है, ये रास्ता साफ है, इधर चलो। चलना आपने है, लड़ना आपने है, करना आपने है, हम केवल दिखाएंगे रास्ता। तो टॉर्च बियरर का काम करेगा जनता सरकार मोर्चा, आगे का काम करोगे आप। और सबकी जर्नी अलग है। हम अगर देखोगे तो हम सब अलग अलग हैं। थोड़ा ऊपर उठोगे तो हम सब एक मिलेंगे, थोड़ा ऊपर उठो मिलोगे तो हम अलग होंगे ही नहीं, हम सभी कुछ उसी का हिस्सा मिलेंगे। मतलब आपका लेवल उठता जाएगा तो बात समझ में आती जाएगी। वहीं पड़े रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर हमारे ऊपर फिर आरोप प्रत्यारोप ही होंगे कि भैया वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। साहब, हमारे रतलाम ज़िले में मैंने अभी न्यूज़ आ रही है, मैंने 1, 2, 3, 4, 5 न्यूज़ सुनी है। कलेक्टर ने ऑर्डर कर रखा है कि भाई कोई भी व्यक्ति बोर नहीं करवा सकता, उनकी मशीनें जब्त की जा रही है। बोरिंग की बोर करने। वेरी गुड। ये तो हम पहले 4 साल पहले बोलना शुरू किया था। आप पानी और समर्सिबल नहीं लगा सकते। मैंने इनके मुंह से सुना है, मेरे पीछे बैठे शंकर नाम भाटी नाम है इनके ससुर खुद बोर करते हैं। उन्होंने खुद ने बोला उनका सेट खुद पैसे दे के भी कराते, फिर भी मतलब नहीं करने दिए जा रहे। अंदर जेल में डाल देंगे जो भी बोर करेगा। अरे ये होगा, पानी पर कंट्रोल करना इनका पर्पस है, पहले से बता रहे हैं भैया हम आपको, है कि नहीं? ऊर्जा पर, पानी पर, भोजन पर इनका कंट्रोल, और आप गुलाम। अगर आपने यहां से जाने के बाद कम से कम 2 घंटे रोज के नहीं दिए, कितना 2 घंटे यार? 20 घंटे का 2 घंटे 10% बनता है। जीवन का 10% तो समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए दे ही सकते हैं आप।
भाई हम जैसे लोग 100 में से 200% दे रहे हैं 100% तो यहाँ बैठ के दे रहे हैं, 100% फिर वीडियो के थ्रू दे देते हैं और लोगों को। लेकिन बात यह है कि हम तो दे ही रहे हैं, आप अगर नहीं देंगे, इसके अंदर आप अगर अपना दान नहीं डालेंगे 10% का, 10% टाइम मांगते हैं हम भैया, परसेंटेज पैसा नहीं मांगते हमसे हम समय मांगते हैं। तो अपने जीवन का 10% तो कम से कम समाज के लिए आप लगा ही सकते हो, हम तो वो भी नहीं कर रहे। भविष्य बड़ा अंधकार में है, अगर आप लोग नहीं जागे तो, समझे ना। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी, वो तो चली गई, कहाँ चली गई, वो तो हो गया था वैक्सीन का। तो कृषि कानून का चल रहा था, कृषि कानून का चल रहा था। कृषि कानून तो वो रिसर्च का तरीका बता रहा था, वो तो हम जैसे अब लेवल 2 की ट्रेनिंग में कौन कौन आ रहा है 9 से 15।